गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप अभी तक पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना, जिसमें 4 पार्ट थे A, B, C, D। अब आपका चैप्टर नंबर 7 समाप्त हो चुका है। आज के जो वीडियो में आप पढ़ेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 8 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। क्या होगा? चैप्टर नंबर 8 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो वीडियो की इस सीरीज में, ठीक है ना, आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 बिना किसी विलंब के। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आवर्त सारणी में स्थान। सॉरी, आवर्त सारणी में स्थान आपको पढ़ना है ना, कि डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में कहां पर रखा गया है, क्यों रखा गया है, उनके क्या लक्षण हैं, या उन्हें केवल डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं या फिर किसी अदर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आवर्त सारणी में स्थान, देखिए, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है ना। संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। आई बात समझ में? क्या कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उन्हीं को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है ना। इन तत्वों को यानी संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में स्थान दिया गया है, जो कि क्या लिख सकते हैं, ये तत्व एस व पी ब्लॉक के तत्वों की मध्य रखे गए। ये तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में रखे गए हैं। पूरे 10 कॉलम में बांटे गए हैं, ठीक है ना। तो इन तत्वों को एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। सभी वर्गों के उपवर्ग बी और एर्थ वर्ग के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। सभी वर्गों के उपवर्ग बी, सभी वर्गों के उपवर्ग जैसे कि फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, ठीक है ना, और एट। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी और एट, ये सारे वर्ग के तत्व जो है डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आई बात समझ में? सभी वर्गों के उपवर्ग बी और एर्थ वर्ग के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं।
इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश पाता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश पाता है। कहां पर पाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन? डी कोश में प्रवेश पाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसी के आधार पर इन्हें डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। अतः इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आई बात समझ में? यानी इन तत्वों को कितनी 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। आई बात समझ में? कौन कौन से? चलिए देखते हैं। नंबर 1 3D श्रेणी, नंबर 2 4D श्रेणी, नंबर 3 5D श्रेणी और नंबर 4 6D श्रेणी। यानी इन सारे तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी है? 3D, 4D, 5D और 6D। आई बात समझ में? यानी इन सारे तत्वों को 4 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं, जो कि श्रेणियों का क्रम होगा 3D, 4D, 5D एंड 6D। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं इनकी तत्वों के लक्षण। ठीक है ना? इन तत्वों के लक्षण देखते हैं हम कौन कौन से हैं और कौन से नहीं। तो इसके लिए मैं इनको साफ कर देता हूं। तो हेडिंग आपकी आती है लक्षण। नंबर 1 क्या कह रहा है? इन तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2 N-1 D1 से 10 होता है। आई बात समझ? इन तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2 N-1 D1 से 10 होता है। कैसे होता है? अब अभी मैं आपको 3D श्रेणी के तत्वों का एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। ये देखिए आ गया। NH2, n माने कक्षा संख्या कितनी है? 4। n माने कक्षा संख्या 4 और 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3d1 से 10 होता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। टिटेनियम 22 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। ठीक है ना? इस तरह से आपका ये विन्यास क्रमशः होता चला जाएगा। टिटेनियम के बाद वैनेडियम 23 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। क्रोमियम 24 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। Mn25 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d5।
Mn के बाद Fe 26 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। कोबाल्ट 27 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। निकिल 28 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। इसके बाद कॉपर 29 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। इसके बाद आपका Zn 30 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। हमने आपको क्या बताया था, देखिए ये विन्यास आपका इक्वल होता चला जा रहा है ना। जो हमने आपको बताया था कि ns2 n-1 d 1 से 10 होता है ना, ये आपका विन्यास। तो ns2 n-1 d 1 से लेकर के 10 तक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाता है, ठीक है ना। तो आपका पॉइंट था इन तत्वों के बायकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 n-1 d 1 से 10 होता है। अभी मैंने आपको ये 3D श्रेणी है ना, कौन सी है, कैसे पता करेंगे, देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d1, 3d2, 3d3, इस तरह 3 3 3 3 3 थर्ड श्रेणी में रखे हुए हैं। 3D में आया है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। आई बात समझ में कि नहीं, ये 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अब आगे चलेंगे इसके पॉइंट नंबर 2 पर, क्या दिया गया है पॉइंट नंबर 2। ये तो था पॉइंट नंबर 1। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इनके, तो भैया क्या कह रहा है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व भी इनको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कोष, इनके दो बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। कोष पूर्ण कब होता है बेटा, कोष पूर्ण तब होता है जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। यहां पर डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोष में 2 कोष ऐसे हैं, जो बाहरी 2 कोष जो अपूर्ण होते हैं, जिनमें अष्टक नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कम होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। नंबर 2 देते हैं, 3 सॉरी। नंबर 3 है, ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी इन तत्वों की संयोजकता निश्चित नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में FeCl2 और FeCl3, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, यहां पर संयोजकता +2 और यहां पर +3, तो इन तत्वों की जो संयोजकता है वो निश्चित नहीं होती, ठीक है। अगला नंबर है, अधिकांश तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। अधिकांश तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश तत्व अनुचुंबकीय गुण
प्रदर्शित करते हैं, यानी हम चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे पहचानते हैं? अगर उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व अनुचुंबकीय होता है, और इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, इसलिए ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्व नंबर 6, कुछ तत्व जैसे Zn, Cd, Cu प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे कि आपका Zn है, ठीक है ना, Cd है यानी जिंक, कैडमियम, कॉपर, ये ऐसे तत्व हैं जो कि प्रतिचुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7, इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आई बात समझे कि नहीं? अधिकांश तत्व, ज्यादा से ज्यादा तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनकी बाह्य कोश जो होती है वो अपूर्ण होती है, अर्थात बाह्य कोश में मुक्त संयोजकताओं की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए ये उत्प्रेरक का कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 8वां नंबर, ये सभी तत्व संकर आयन, ये सभी तत्व संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये सभी तत्व जो है संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात संकर आयन बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में FeCN का होल 6 4- ये फेरोसाइनाइड है, फेरोसाइनाइड आयन, ठीक है ना, ये संकर आयन होते हैं। पॉइंट नंबर 9 नंबर पर क्या कह रहा है? इस ब्लॉक के तत्व वैद्युत संयोजी सहसंयोजी एवं उपसह संयोजी तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इस ब्लॉक के सारे तत्व वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसह संयोजी तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 10, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती। यानी अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इन तत्वों में क्रमशः आयनिक त्रिज्या का मान घटता जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, इनके गलनांक व क्वथनांक, S ब्लॉक
तत्वों से उच्च होती है। ठीक है ना। इनके गलनांक व गुणनांक जो है एस ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा उच्च होते हैं, अर्थात ज्यादा होते हैं। आई बात समझ। तो इस तरह से ये आपका डी ब्लॉक का आवर्त सारणी में स्थान नामक टॉपिक यानी एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसके आगे के जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपने अभी चैनल को ज्वाइन किया है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे नोट्स चैप्टर वाइज सब कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें बना सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।